नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आपके समक्ष शिक्षा मनोविज्ञान विषय पर आधारित वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस वीडियो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं एवं विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के आधार पर की नोट्स प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मेरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करेगा। पिछले वीडियो में हमने शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, अर्थ व परिभाषा का अध्ययन किया था। इस वीडियो में उसका दूसरा भाग मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव, परिभाषा, विशेषता, कार्यक्षेत्र एवं लक्ष्यों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। आइए अब हम मनोविज्ञान के प्रादुर्भाव का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल में मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना जाता था, अर्थात मनोविज्ञान दर्शन की एक शाखा के रूप में 16वीं शताब्दी तक प्रचलित रहा, जिस कारण दर्शन का पार्ट होने की वजह से इसे साइंस ऑफ सोल माना गया, अर्थात आत्मा का विज्ञान। जैसा कि आप जानते हैं कि दर्शन में आत्मा और परमात्मा विशेष स्थान रखते हैं, अतः उसका प्रभाव मनोविज्ञान पर भी दिखाई दिया। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइकोलॉजी शब्द इसका अंग्रेजी रूपांतरण है, जो यूनानी भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लॉगस से बना है, जिसमें साइकी का अर्थ है आत्मा और लॉगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। यूनानी दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट इसके समर्थक रहे हैं। विद्यार्थियों, अगर इस पे आपसे प्रश्न पूछता है तो पहला प्रश्न इसमें जो बन सकता है कि कौन सी शताब्दी में, तो 16वीं शताब्दी में। दूसरा, साइकोलॉजी जो शब्द है वो कहां से लिया गया, तो साइकी प्लस लॉगस कौन सी भाषा थी, यूनानी भाषा। इसका अर्थ क्या है, आत्मा का अध्ययन। और इसके समर्थक या विचारक या दार्शनिक कौन है, तो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट कहाँ के, किस देश के दार्शनिक है, तो ये यूनानी दार्शनिक है। इसके बाद विकासक्रम की दूसरी कड़ी में मनोविज्ञान को साइंस ऑफ माइंड माना गया, यानी मन व मस्तिष्क का विज्ञान। ये मध्ययुग के दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन व मस्तिष्क का विज्ञान माना, और इसके प्रमुख समर्थक इटली के जो दार्शनिक थे पोम्पनोजी, वो इसके समर्थक थे। इसके बाद तीसरे चरण में यानी 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा, यानी साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके समर्थक जेम्स विलियम वाइव, विलियम वुंट, जेम्स सभी हैं। और इसके अनुसार चेतना के तीन भाग हैं, चेतन, अर्धचेतन व अचेतन। जब हम चेतना शब्द की बात करते हैं, और इनका ये मानना था कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, जो भी हम किसी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, वो सब चेतना के कारण करते हैं, और वो चेतन, अर्धचेतन, अचेतन तीनों पार्ट से होकर गुजरती है और हम उसी के आधार पर क्रिया करते हैं। अब यहां भी प्रश्न अगर आपका बनेगा तो पूछ सकता है कि चेतना का विज्ञान कौन सी शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में। या 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान किस रूप में जाना जाता था, चेतना के विज्ञान के रूप में। इसके समर्थक जेम्स विलियम वाइव हैं, विलियम वुंट हैं, जेम्स। और इसमें चेतना को कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है, तो 3 भाग में। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने लगा, यानी साइंस ऑफ बिहेवियर। इसके समर्थक वॉटसन है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वॉटसन का एक स्टेटमेंट कि आप मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना सकता हूं, ये व्यवहार को परिलक्षित करता है कि बालक का व्यवहार परिस्थिति के अनुरूप हम जैसा चाहे वैसा ढाल सकते हैं। मनोविज्ञान के विकासक्रम को वुडवर्थ ने बड़े अच्छे शब्दों में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। अर्थात 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान या प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर के नाम से जाना जाता है। मनोविज्ञान की परिभाषा। सर्वप्रथम वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। जो अभी हमने बात की थी कि वॉटसन ने कहा कि मुझे एक बालक दो और मैं उसे जैसा चाहूं वैसा बना लूं, अर्थात उसके व्यवहार को मैं जैसा चाहूं वैसा परिमार्जित कर दूं। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। इन दोनों में जो महत्वपूर्ण बात है कि जहां वॉटसन ने केवल व्यवहार की बात कही है, वहां स्किनर ने व्यवहार के साथ अनुभव को भी शामिल किया है। इसके बाद मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। और जब हम वैज्ञानिक खोज की बात करते हैं तो विज्ञान के तमाम वो गुण जो हम आगे पढ़ेंगे वो इसमें ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं। क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार में मानव संबंधों का अध्ययन है।
जेम्स के अनुसार मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना, वर्णन और व्यवस्था के रूप में की जा सकती है। बॉर्मिंग, लेकफील्ड व वेल्ड के अनुसार मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है। गैरिसन व अन्य, मनोविज्ञान प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से संबंधित है। तो यहाँ जो आपको की नोट्स दिखाई दे रहे हैं उनको आपको बार बार देखना है, और जब आप इसको बार बार देखेंगे तो एक ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपके जहन में शामिल हो जाएंगी। वारेन के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित है। मार्गेन के अनुसार मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। जिम्बार्डो के अनुसार मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का विज्ञान है। और वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों के अध्ययन का विज्ञान है। मैकडूगल के अनुसार मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, अर्थात आधुनिक युग में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में अभिव्यक्त किया गया या अभिव्यक्त करने का प्रयास किया गया। अब मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाने का कारण क्या, आधार क्या है, क्यों हम मनोविज्ञान को प्योर साइंस ऑफ बिहेवियर के लिए मानते हैं या इस पर लागू करते हैं? उसका कारण नंबर 1, जो मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं उनकी जो प्रकृति है विज्ञान सम्मत ज्ञान की प्रकृति के आधार पर वस्तुनिष्ठ होती है। नंबर 2, कार्यकारण संबंधों की खोज विज्ञान सम्मत अध्ययन का मुख्य आधार है और वही मनोविज्ञान का भी आधार है। नंबर 3, भविष्यवाणी व पूर्वकथन की पूर्ण संभावना, कि इसके आधार पर हम जब व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसके बारे में जो भी हम भविष्यवाणी करते हैं, जो पूर्व कथन कहते हैं, वो पूर्णतः 100% सही होता है। तथ्यों के द्वारा परिणामों की जांच की जाती है। इसमें जो भी विश्लेषण किया जाता है या जो भी पूर्व कथन भविष्यवाणी की जाती है वो तथ्यात्मक होती है, तथ्य पर आधारित होती है। उसी के कारण जो परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों का सामान्यीकरण करने की क्षमता इसमें विद्यमान होती है और प्राप्त परिणामों का सत्यापन किया जाना भी संभव होता है। ये विभिन्न कारण हैं जिनकी वजह से हम मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है तो फिर प्रश्न उठता है कि व्यवहार क्या है? किसी भी क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया व्यवहार है। यानी एक्शन और रिएक्शन की जो थ्योरी हम बात करते हैं कि अगर कोई एक्शन होगा तो उसके प्रति जो रिएक्शन है वही व्यवहार कहलाता है। जैसे कक्षा में अध्यापक का आना क्रिया है और व्यवहार विद्यार्थियों का उसके सम्मान में खड़ा होना, ये व्यवहार है। तो क्रिया प्रतिक्रिया ये हमारे पूरे जीवन के अगर हम तमाम कार्यों का अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब क्रिया और प्रतिक्रिया का परिणाम है। जेम्स ट्रेवर के अनुसार जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य तथा पशु की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। वुडवर्थ के अनुसार जीवन का कोई भी प्रस्फुटन क्रिया है एवं इन क्रियाओं का सामूहिक नाम व्यवहार है। यानी जो अंतर्निहित शक्तियां बाहर प्रस्फुटित होती हैं तो क्रिया और प्रतिक्रिया के आधार पर वो व्यवहार के रूप में परिलक्षित होती हैं। परिभाषाओं के बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र या इसकी शाखाएं। जो उपरोक्त बिंदु दिखाई दे रहे हैं इससे स्वतः ही आपको आभास हो रहा होगा कि मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसमें हम सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, मनोसामाजिक मनोविज्ञान का विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक आधार पर। अर्थात संपूर्ण जीवधारी जो इस सृष्टि में निवास कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको इन प्रत्येक बिंदुओं में दिखाई दे रहे हैं जिनका व्यवहार हम मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य। मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत एवं व्यापक है। इसमें मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं के व्यवहार का व उनकी मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यहां विद्यार्थियों आपको जो ध्यान रखना है वो ये कि आप देख रहे हैं कि की नोट्स के रूप में आपके सामने आ रहा है मनुष्यों, पक्षियों, पशुओं का व्यवहार, नंबर 1। नंबर 2 आपके सामने आ रहा है मानसिक संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन। यानी जो हम व्यवहार करते हैं वो हमारा पार्ट होता है मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस का। अगर मेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस का हमें अध्ययन करना है
तो वो अध्ययन करने में हमारा पूरा पूरा सहयोग करता है मनोविज्ञान। अब उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करते हैं, उस व्यवहार का हम कैसे अध्ययन करते हैं, उसके लिए उसने 3 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। व्यवहार का वर्णन मापन, व्यवहार के बारे में पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, व्यवहार की व्याख्या व स्पष्टीकरण। अर्थात इन तमाम आधारों पर जब हम मनोविज्ञान का, किसी व्यक्ति के व्यवहार का या जीवधारी के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो परिणाम हमारे वैज्ञानिक होते हैं। मनोविज्ञान अध्ययन की महत्वपूर्ण विशेषताएं। उन तमाम बिंदुओं का अवलोकन करने के बाद यहां जो की नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो स्वतः स्पष्ट है कि मनोविज्ञान अध्ययन मापन पर आधारित है, प्राप्त परिणामों की पुनः जांच किया जाना संभव है, वस्तुनिष्ठता पर आधारित परिणामों की प्राप्ति होती है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन है, प्रमापीकृत परीक्षणों पर आधारित है, प्रयोगात्मक व अप्रयोगात्मक विधि पर आधारित है, प्रतिदर्श या न्यायादर्श विश्वसनीयता एवं वैधता पर आधारित है, सामान्यीकरण एवं भविष्य कथन की क्षमता है, विश्लेषण एवं व्याख्या सांख्यिकी पर आधारित है। अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो इन तमाम बिंदुओं के आधार पर कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे अगले वीडियो का भी आप लाभ उठा सकें।